वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे तांतियावाला में दानिश पब्लिक स्कूल के दाखिले जारी हैं। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल नवेदुल्ला नियासी ने बताया है कि 16 जनवरी से एडमिशन का सिलसिला भी जारी है। तमाम स्टाफ काबिल तरीन है। इंशाअल्लाह बच्चों को आला तालीम मुयस्सर होगी। जनवरी से तांतियावाला सेंटर ऑफ एक्सलेंस तांतियावाला में एडमिशन्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो मैं तमाम अहले तांतियावाला से गुजारिश करता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा इंटरनेशनल लेवल का एक एजुकेशनल इदारा जो कि PDS एंड सिया के तहत तांतियावाला में खोला गया है, तो आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी तालीमी सहूलियात यहाँ पर फराहम की जाएंगी, जिसके अंदर तो अच्छे असातिज़ा कराम, अच्छा तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौल, करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ आपके बच्चों की बेहतरीन परवरिश की जाएगी, बेहतरीन उनको म्यार ज़िंदगी को अच्छा बनाया जाएगा। तो आप लोगों से मतलब मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग स्कूल को विज़िट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस लोग हम इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। कोई किताबें मुफ्त होंगी, सिर्फ बच्चे को 20 रुपये माना FTF की मद में देना पड़ेगी, जो कि गवर्नमेंट की फ़ीस है। इसके अलावा हमारे किसी किस्म के कोई हिडन या इजाफी चार्जेस नहीं है। पीर महल में ओपन ऑक्शन का एहतमाम किया गया, जिसमें 5 साल और 3 साल आसान लीज पर किसानों को जमीन मुहैया की जाएगी, जिसकी सरबराही असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल इरफान मार्चर खुद कर रहे हैं। वज़ीर जानते हैं आरिफ रज़ा मच्चू की इस रिपोर्ट में। जब से असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल इरफान मार्टर ने इक़्तिदार संभाला है, तब से ही पीर महल के लोगों के लिए ओपन ऑक्शन किए जा रहे हैं। ओपन ऑक्शन में जो नीलामी की जा रही है वो जी बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक हम ओपन ऑक्शन करवा रहे हैं पीर महल में। डिप्टी कमिश्नर साहब चौधरी अरशद बदर साहब की सरबराही में और उनके अपना हुक्म के मुताबिक हम ओपन ऑक्शन करवा रहे हैं, ताकि यहाँ पे तमाम लोगों को ओपन ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए अपना उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है, ताकि वो ओपनली अपने रकबे की जो भी है बंदा वो अपना ओपनली इसको मतलब बोली दे और वो तमाम लोगों के सामने, सारे रेवेन्यू स्टाफ के सामने ये मतलब अपनी बोली लेके जाए और सबके इसमें इक्वल राइट्स हैं, ताकि कोई भी बाद में ये ना कहे कि मुझे पता नहीं था या हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया। 3 साल और 5 साल की मुद्दत के लिए उन जिम्मेदारों को ज़मीन देनी है जो छोटे जिम्मेदार हैं। जनाब इस हिसाब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज खुली कचहरी ला। ओपन ऑप्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छी सुनवाई हो रही है कि रेवेन्यू ऑफिसर्स हमारी बात को अच्छे तरीके से सुन रहे हैं और हमारे मसाइल का अच्छे तरीके से हल हो रहा है। अवामुन्नास ने असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल इरफान मार्टन के इक़दाम को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन नवीद हुसैन के साथ आरिफ रज़ा मट्टू, पीर महल। दूसरे शहरों की तरह तलंबा में भी खाने पीने की अशिया आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना आजम से। जी राना, आगाह कीजिएगा। अहले इलाका में जी बिल्कुल इसमें मैं मौजूद हूँ तलंबा में। दूसरे शहरों की तरह तलंबा में भी महंगाई अरूज पर है। खाने पीने की अशिया आवाम की पहुंच से दूर है। अहले इलाका मेरे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, बिल्कुल जी पहले सानू आटा नहीं मिलता सीगा जी, आटा मिलता है, सब्जियां नहीं मिलती, सब्जी पक रही है तो आटा नहीं आता है। गाजर है, मूली है, प्याज है, लसन है, टमाटर है, जो चीज़ भी है महंगी है। एक चीज़ लेने दूई नहीं आती, दूई लेने पहले नहीं आती। आटा मिल जाता, सब्जी नहीं पकती, सब्जी मिल जाती, आटा नहीं मिलता है। आला हुकाम नाल यही गुजारिश है कि इन चीज़ों कम अज कम इन चीज़ों रोजमर्रा इस्तेमाल चीज़ों सस्ता कराया जाए। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि क्या जी माजिद भाई ये जो महंगाई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जो ये सब्जी प्याज वगैरह। जी नाज़रीन, इस टाइम गरीब आदमी की 700 रुपये दिहाड़ी है। अब 700 रुपये में गरीब आदमी घर कैसे चलाए? 50 रुपये में ना सब्जी मिलती है, ना टमाटर मिलते हैं और ना ही कोई चीज़ मिलती है। तो लिहाजा हमारी हुकाम बाला से अपील है, गुजारिश है, खुदारा आवाम का सोचें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से हम अपील करते हैं, खुदारा आवाम का सोचें, अपनी कुर्सी के खातिर गरीब का बेड़ा गर्क ना करें। हमारा आवाम का सोचें ताकि हम गरीब आदमियों को सस्ती सब्जी, आटा, चीनी, हर चीज़ फराम हो सके। ये बिल्कुल जो हमारी अहले इलाका से बात है, उनका ये कहना है कि सब्जी का रेट कम से कम दिया जाए।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नईम अजीज सिंध की जानिब से जहां ड्यूटी में गफलत और कोताही बरतने वालों के खिलाफ सजाओं का अमल जारी है, वहीं आला कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान और मुलाजमीन की भी हर सतह पर हौसला अफजाई की जाती है और उन्हें तारीफी इसनात और नकद इनामात से नवाजा जाता है। मजीद जानते खानिवाल से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नईम अजीज सिंधु की जानिब से दौरान ड्यूटी गफलत और कोताही बरतने वालों के खिलाफ सजाओं का अमल जो है वो जारी है और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों में जो है इनामात और नकद देने का सिलसिला जारी है। तो इसी पर बात कर ले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने सर बताएगा कि दौरान अफसाई भी दी जा रही है और नकद कैश भी दिए जा रहे हैं, सर्टिफिकेट दिया जाए, क्या कहना है सर? जी बिल्कुल, इस तरह मैंने मंगलवार दिन जो है वो OR के लिए रखा होता है, फिक्स किया हुआ है, जिसमें जो है वो डिपार्टमेंट इलेक्शन और जो अच्छे काम करते हैं उनको इनामात जो है वो साथ साथ जो है वो दिए जाते हैं। तो कल इसमें था जो डिसिप्लिनरी एक्शंस में जो इनके ख़िलाफ़ कोई बहुत ज़्यादा संगीन एलिगेशंस थे, उनको सज़ाएँ दी गई हैं, जिसमें एक कांस्टेबल है नसरुल्लाह जो कि जिसने अपना एक गैंग बनाया हुआ है और यूनिफॉर्म में लोगों के घरों में वारदातें करते थे, उसको मैंने डिसमिस किया है। बाकी जो और इस तरह के जिनकी जवाब तसल्ली बख्श थे उनको उनके शोकास फाइल किए हैं और जो इस तरह के और जिनकी गलत तफ्तीशें थी या जो उनके और जिन्होंने कोताहियाँ की थी उनको सज़ाएँ दी गई हैं। इसी तरह जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, ख़ास तौर पे कुछ CIA के लोग हैं जिन्होंने केसेस ट्रेस किए हैं, कबीरवाला में जो है एक वारदात ट्रेस हुई है, उस सिलसिले में जिन लोगों का अच्छा रोल था उनको मैंने तारीफ़ी सर्टिफिकेट और इनामात दिए हैं। क्योंकि डिसिप्लिन फोर्स जो है, डिसिप्लिन फोर्स में जज़ा और सज़ा का काम जो है साथ साथ चलता है। अच्छे काम करने वाले की हौसला अफजाई होनी चाहिए और बुरे काम करने वाले की हौसला शिकनी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नईम अजीज सिंधु साहब का यही कहना था कि अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों में तारीफी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और जो गफलत बरतेंगे उनको सजाएं देने का अमल जो है वो जारी रहेगा। जी, और यहाँ आपको बताएंगे हारूनाबाद से, जहां असिस्टेंट फूड कंट्रोलर हारूनाबाद ने बल्दिया लॉन में कायम सरकारी सहूलत बाजार में सस्ता आटा पॉइंट का दौरा किया है। AFC खादिम फराज ने सस्ते आटे की फराहमी का जायजा लिया और लोगों की शिकायत भी सुनी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वहां पर मौजूद अरशद अली गौरी से। जी अरशद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ एक सस्ता आटा पॉइंट पर, जहां आटे की वाफर मिकदार मौजूद है। यहाँ पर शहरियों का यही कहना है कि 10 किलो आटे का बैग 648 रुपये में मिल रहा है, जिसके लिए हमें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं AFC खादिम फराज साहब। जी सर, इससे तफसीलात जानते हैं इनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं खादिम फराज AFC हारूनाबाद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हारूनाबाद आपसे मुखातिब हूँ। मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि यहाँ हारूनाबाद में हम इस वक्त मौजूद हैं सहूलत बाज़ार हारूनाबाद में, जो बल्दिया हाल हारूनाबाद के अंदर लगा हुआ है। यहाँ पे वाफिर मिकदार में आटा जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे आ रहा है। जैसा कि आपने ख़ुद भी मुलाहिज़ा किया कि आटा की वाफिर मिकदार मौजूद है और ख़रीदार भी मौजूद हैं और उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। इन मान साहब की ज़ेरे क़यादत, ज़ेरे हदायत यहाँ शहर में मुख्तलिफ शॉप्स पे आटा की सप्लाई की जा रही है और सहूलत बाज़ार में भी की जा रही है। आप पीछे देख रहे होंगे कि ये जो पैनाफ्लेक्स लगी हुई है, इस पे उन तमाम दुकानात का जिक्र किया गया है जहाँ पे आटा मिल रहा है, ताकि अवाम अगर अपने घर के करीब से आटा लेना चाहें तो वहाँ पे भी आटा वाफिर मिकदार में मिल रहा है। शहर में किसी किस्म की आटे की कोई किल्लत या खुदा न खास्ता इस किस्म की कोई सूरत हाल नहीं है जिससे कोई परेशानी का सबब बने। तो मेरी गुजारिश है मीडिया से भी कि वो इन चीज़ों को हाईलाइट करें ताकि हमारी पब्लिक जो है उनको सहूलत हो, उनको अवेयरनेस हो कि आटा जो है वो बुनियादी ज़रूरत तो है और इस बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने के लिए महकमा खुराक, ज़िले इंतज़ामिया, तहसील इंतज़ामिया पूरी तरह मुतहर्रिक है। बिल्कुल, जैसा कि आपने खादिम साहब की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हर पॉइंट पर आटा वाफर मिकदार में मौजूद है और 648 रुपये का 10 किलो का बैग मिल रहा है। तो किसी को परेशानी का सामना हो तो वो हमसे, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं और किसी भी वक्त वहाँ से वो रब्ता कर सकते हैं। जी, थाना जाल सियाल के टाउट के शुरफा का जीना हराम कर दिया गया। जमीनों पर कब्जे की कोशिश, मुतासिरीन का एहतजाज, IG पंजाब से इंसाफ की अपील। बिहाड़ी के नवाई इलाके मोजा फैजवा के रिहायशियों ने एहतजाज करते हुए बताया कि थाना जाल सियाल का टाउट मुबशर खान कब्जा ग्रुप खालिद शकूर अशफाक के साथ मिलकर हमारी जमीन पर कब्जा करने की बार बार कोशिश करता है। आए रोज मुसल्लह अफराद के हमरा हमारी मलकियती जमीन में घुसकर कब्जा करने की कोशिश करता है। हम अपनी जमीन 68-10 साल से काबिज हैं। रजिस्ट्री इंतकाल भी हमारे नाम है, लेकिन बासर और जालिम मुल्ज़िमान ने सरेआम गुंडागर्दी करके हमारा जीना हराम कर रखा है। हमने थाना जाल सियाल पुलिस को मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन ताहाल इंसाफ न मिला है। मुतासिरीन ने शदीद एहतजाज करते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है।
और यहाँ आपको बताएंगे सिंध भर की तरह सेवन शरीफ में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। आए रोज आटे की बढ़ती हुई कीमत ने गरीब मेहनतकश और सफेद पोश तबके के औसान खता कर दिए हैं। सेवन शरीफ में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आए रोज आटे की बढ़ती हुई कीमत ने गरीब मेहनतकश और सफेद पोश तबके के औसान खता कर दिए। बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना इंतहाई मुश्किल कर दिया है। एक हफ्ता कबल 110 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाला आटा 150 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है, जबकि चक्की मालकान का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ने से आटे की कीमत में इजाफा हो रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सिंध के सस्ते आटे के दावे धरे के धरे रह गए। आज भी आटा 150 रुपए फी किलो खरीदने पर मजबूर है। शहरियों ने DC जामशोरों समेत हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि आटे की बढ़ती हुई कीमत को कंट्रोल किया जाए ताकि हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकें। जामशोरो डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफा की ज़ेर सदारत दरबार हॉल जामशोरो में इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतजाम का जायजा लेने के लिए दरबार हॉल जामशोरो में इजलास मुनक्किद हुआ। DC जामशोरो ने महकमा सेहत के अफसरान पर जोर दिया कि वो पोलियो मुहिम के दौरान मुकर्ररा अहदाफ के असूल को यकीनी बनाएं और इस बात का खास ख्याल रखें कि पोलियो मुहिम के दौरान कोई भी बच्चा पोलियो से बचाव के कतरे पीने से महरूम न रहे और इस सिलसिले में किसी भी किस्म की गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर एन स्टाफ ऑफिसर डॉक्टर सनम ने बताया कि 23 जनवरी से शुरू होने वाली 5 रोजा पोलियो मुहिम के दौरान जिले भर में तमाम 5 साल की कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के साथ विटामिन A के कैप्सूल भी दिए जाएंगे। इसके लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। बादशाह डिप्टी कमिश्नर जामशोरो कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफा ने इंसदाद पोलियो मुहिम में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया है। उबाड़ो रावंती पुलिस का मुकाबले के बाद एक मुखवी को बाजियाब करवाने का दावा। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक आजाद होने वाले मुखवी का ताल्लुक पंजाब के इलाके कसूर से है। पुलिस तर्जुमान ने दावा किया है कि पंजाब के इलाके कसूर का रिहायशी तारिक वल्द जफर इकबाल राजपूत 38 रोज से रावंती कच्चे के डाकुओं की कैद में था। डाकू मुखवी को दूसरे मुकाम की तरफ मुंतकिल कर रहे थे तो खुफिया इतला पर कार्रवाई की। डाकू मुखवी को छोड़कर फरार हो गए। रावंती कच्चे में डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। जल्द कच्चे के डाकू कानून की गिरफ्त में होंगे। वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ठट्टा और सजावल की जानिब से वापडा की निजकारी और दीगर मराहत न मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है। वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन जिला ठट्टा और सजावल की जानिब से पूरे मुल्क की तरह ठट्टा में भी वापडा की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी रैली हेस्को ऑफिस मकली से बैन कौमी शाहराह तक निकाली गई है, जहाँ मौजूद वापडा हेस्को के सैकड़ों मुलाजमीन ने मुजाहरा किया और धरना दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने वापडा की निजकारी नामंजूर के नारे भी लगाए। इस मौके पर वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन CBA ठट्टा और सजावत जिलों के रहनुमा और वहीद अली रिंद मुनव्वर, तारो अमीर खोसो, शेर जमान सतू, रहमान खान गुलाब और दीगर ने खिताब के दौरान कहा कि हम अपने रहनुमा अब्दुल लतीफ नज़मानी की अपील पर पूरे मुल्क की तरह ठट्टा में भी वापडा की निजकारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत निजकारी करके मजदूर दुश्मन पॉलिसी पर अमल कर रही है। ये मजदूरों का मौशी कत्लेआम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत निजकारी के ऐलान को फौरी वापस लेकर 24 घंटों के अंदर निजकारी का फैसला वापस नहीं लिया गया तो इस्लामाबाद में दमादम मस्क कलंदर होगा। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल तकरीब से खिताब करें, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। 2010 का प्रोग्राम बनाया इन्हीं चीज़ों को देखकर कि जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके साथ पाकिस्तान को कैसे अलाइन किया जाए, तो वो डिसरप्ट हो गया। फिर विजन 2025 बनाया, उसमें कामयाबी से हम चल रहे थे, वो भी आधे रास्ते में उसको डिसरप्शन का शिकार होना पड़ा और वो भी सारा अधूरा रह गया। तो हम कितनी देर तक अपने ये सफ़र खुद ही काटते रहेंगे, अपनी शाखें कितनी देर तक खुद काटेंगे। अब हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर आना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेकर आना है और मुल्क को टर्न अराउंड करना है। इसके लिए हमारे पास अब वक्त मुख्तसर था। इस मुद्दत में तो हम ज़्यादा फायर फाइटिंग में ये वक्त गुजरेगा, चूँकि जो मुल्क की मईशत की सूरत हाल थी वो नहायत नागुफ्ता बे थी। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम पाकिस्तान की मईशत को डूबने से कैसे बचाएं, और इसके लिए IMF का जो मुआहदा हमारे सिर पर लटक रहा है, जिसको पुअरली नेगोशिएट किया गया, लेकिन अब हमारे पास चॉइस नहीं है, चूँकि वी आर ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री। अगर प्रीवियस हुकूमत ने उसको गैर जिम्मेदारी के साथ एग्री किया तो हमें उसको ओन करना पड़ेगा, चूँकि वो पाकिस्तान का सॉवरेन डॉक्यूमेंट है।
जो पाकिस्तान की हुकूमत ने उसे दस्तखत किए हैं। हम पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को दाव पे नहीं लगा सकते कि हर हुकूमत जो है वो पिछली हुकूमत के फैसले कबूल नहीं करती। तो उसको अगर हमने पूरा करना है तो उसमें काफ़ी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, जो कि हमारे आज की नहीं है, पिछले कई सालों की हम पर बोझ पड़ा हुआ है। और हमें अब इस IMF मुआहदे में भी उसी चैलेंज का सामना है कि जो क्लाइमेट डिजास्टर में पाकिस्तान का सामना था कि लेस देन 1% एमिशन लेकिन $30 बिलियन की हिट। आज हम जो फैसले कर रहे हैं या करने जा रहे हैं ये हमारे गुनाहों की सजा नहीं है, लेकिन माजी की जो गुनाह है उनका बोझ हमें उठाना पड़ रहा है और उसकी हिट हमें लेनी पड़ रही है। लेकिन चूंकि मुल्क के लिए जो फैसला ज़रूरी होगा उसे हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि मुल्क को हम किसी भंवर में नहीं अफोर्ड कर सकते कि फेंका जाए। और कोशिश करेंगे कि जो गरीब तबके हैं, जो लोग हमारे लोअर इनकम के हैं, उन पे इस पड़ सके। पाकिस्तान ने आगे बढ़ने के लिए अगर रास्ता इख्तियार करना है तो उसके रास्ते 4 हैं। सबसे पहले रास्ता है कि हमने टैक्स टू GDP रेशियो को ठीक करना है, क्योंकि जो कामयाब ममालिक हैं उन्होंने हमेशा 16-18% कम अज़ कम टैक्स टू GDP रेशियो हासिल की है। हम 11 पे पहुंचे थे, वहां से लुढ़क के फिर 9 पर आ गए हैं। तो अब हमें अपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन करनी है, क्योंकि पिछले 4 सालों में डेट सर्विसिंग का बोझ 1500 से बढ़ के 4,500 अरब हो गया। और अगर हमने अपने वसाइल नहीं बढ़ाए तो हमारा तो पूरा टैक्स सिर्फ कर्जे अदा करने में निकल जाएगा। सेकंड, इन्वेस्टमेंट, बोथ लोकल एंड फॉरेन, क्योंकि पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी खत्म हो गई है। तो हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, आज जितना पैसा पाकिस्तानी सरमायाकारों के पास पड़ा है, अगर ये अपने तहखानों से निकाल दें तो पाकिस्तान को IMF के पास जाने की जरूरत नहीं है। बदकिस्मती से जो भी वजूहात हैं, पाकिस्तान के अवाम आज सिसक रहे हैं, लेकिन चंद लोग पाकिस्तान की मुश्किलात से फायदा उठा के सट्टाबाजी कर रहे हैं और उसके नतीजे में वो मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। लेकिन बाहरसू इस सूरत हाल का जो जिम्मेदारी है वो उन पॉलिसीज के ऊपर भी है कि जो लोगों में खौफ पैदा करती हैं। तो हमें उस खौफ को ख़त्म करना है ताकि ये पैसा जो तय खानों के अंदर या ज़ेरे ज़मीन लोगों ने दबाया हुआ है उसको वो निकाल के इन्वेस्ट करें पाकिस्तान की तरक्की में। जितने डॉलर्स आज पाकिस्तान के बड़े लोगों ने स्टोर किए हुए हैं, अगर वो सारे डॉलर वो मईशत के अंदर डाल दें तो हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और हम मिन्नतें कर रहे हैं IMF की, और कितनी सख्त शराइत जो है उनको हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसलिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि हम कैसे वो हालात पैदा करें कि जिससे पाकिस्तान का अपना सरमाया भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पूरी दुनिया में घूम रही है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, उसमें से हम अपना हिस्सा कैसे बढ़ा सकें। अगर वियतनाम हमसे आबादी में आधा मुल्क होके 28 से 30 अरब डॉलर FDI ले सकता है, तो हम 22 करोड़ का मुल्क होके $1.5 अरब अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लें तो ये नहायत ही शर्मनाक बात है। तो इसके ऊपर भी हमें सोचना है कि कैसे पाकिस्तान फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में $1.5 अरब से कम 5 पे जाए, 5 से 10 पे जाए, 15 पे जाए। हमें कम से कम 25-30 अरब डॉलर की सालाना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी चाहिए, और उसी से मुताल्लिक जो है एक्सपोर्ट है। अब हमारी एक बड़ी नाकामी मुसलसल एक्सपोर्ट्स की है। 1960 में पाकिस्तान 200 मिलियन की एक्सपोर्ट करता था, थाईलैंड और साउथ कोरिया कंबाइंड 205 मिलियन थे। आज साउथ कोरिया 550 अरब से ऊपर है, मलेशिया और थाईलैंड जो है दोनों, नहीं, साउथ कोरिया 100 मिलियन था और मलेशिया और थाईलैंड मिला के जो है 100 के करीब थे। तो इन दोनों की 205 की इस तरह थी, 105 साउथ कोरिया और इन दोनों को मिला के पाकिस्तान की 200 मिलियन थी, और साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड ये तीनों जो हैं $205 मिलियन की एक्सपोर्ट थी 1960 में। आज
साउथ कोरिया जो है 550 से ऊपर है, बिलियन से। मलेशिया और थाईलैंड जो है 250 बिलियन से ऊपर चले गए और हम 32 बिलियन पे बैठे हुए हैं। और यही वजह है कि बार बार हमारा जो बबल बर्स्ट क्यों करता है कि हम जब भी ग्रो करते हैं इंपोर्ट बढ़ती है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है, फिर क्रैश लैंड करते हैं, इमरजेंसी ब्रेकें लगाते हैं। सो हाउ फास्ट कैन वी गो फ्रॉम $32 बिलियन टू $100 बिलियन? क्या ये 5 से 7 साल में जाएंगे या 12 से 15 साल में जाएंगे? ये दो मुख्तलिफ रास्ते हैं। अगर हमने वाकई कामयाब मुल्क बनना है तो हमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में $32 बिलियन को $100 बिलियन के माइलस्टोन से क्रॉस करना है। इसके लिए मेरा ख्याल है अब हमें शॉर्ट टर्म में इतना शदीद फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस है कि ये वक्त नहीं है कि हम नई पॉलिसियां बनाएं। ये वक्त है कि हम फौरी तौर पे देखें कि व्हाट इज देयर ऑन ग्राउंड एंड हाउ कैन इट बी पुश्ड आउट ऑफ कंट्री टू अर्न डॉलर्स। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से ये कहूंगा कि आप फौरी तौर पे एक एक्सरसाइज करें जिसमें 2 ग्रुप्स बनाएं, एक प्रेजेंट और एक इमर्जिंग, और 10 by 10 by 10 के हमें बना के दें क्लासिफिकेशंस। 10 लीडिंग एक्सपोर्टर्स, 10 लीडिंग प्रोडक्ट्स एंड 10 लीडिंग मार्केट्स। इनको आप टारगेट करें कि अगले 2 से 3 सालों में हम इनमें 5 से 10 अरब डॉलर एकदम 1 साल 2 साल में कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसके जरिए हम आगे बढ़ना शुरू करें ताकि एक एक्सपोर्ट की तरफ हमारी सिम ठीक हो। और इसी तरह 10 इमर्जिंग एक्सपोर्टर्स, 10 इमर्जिंग प्रोडक्ट्स एंड 10 इमर्जिंग मार्केट्स, इनकी कैटेगराइजेशन करें। वी आर वेरी गुड, सेकंड टू नन इन टर्म्स ऑफ मेकिंग पॉलिसीज। आज भी हम अगर कहें जी एक्सपोर्ट की पॉलिसी बेहतरीन बना लेंगे, मैक्रो पे हमारा दुनिया में कोई सानी नहीं है, लेकिन जब माइक्रो लेवल पे आते हैं, डिटेलिंग में आते हैं तो हम ठुस हो जाते हैं। तो अब हमें माइक्रो पे आकर ये देखना चाहिए कि वो कामयाब एक्सपोर्टर जो इस वक्त दुनिया में पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को कामयाबी से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी पुष्ट के ऊपर पूरी हुकूमत खड़ी हो कि आप बताएं कि आप अपनी एक्सपोर्ट को डबल कैसे कर सकते हैं। दिस इज द इजीएस्ट एंड द क्विकेस्ट मेथड ऑफ इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स, कि वो कामयाब एक्सपोर्टर्स जो इस वक्त एक्सपोर्ट 50 मिलियन की कर रहा है, उसको कहा जाए भाई $50 मिलियन से $100 मिलियन पे जाने के लिए बताओ तुम्हें क्या मदद की जरूरत है। जो $300 मिलियन की कर रहा है उसे क्या भाई 300 से $600 मिलियन पे जाने की क्या जरूरत है, बताओ क्या हमसे क्या लेना है, हम तुम्हें मदद करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह अगर हम एंटरप्राइज लेवल पे, फर्म लेवल के ऊपर जाके उन्हें एम्पावर करें, उन्हें सपोर्ट करें, तो उससे हमारी एक्सपोर्ट जो है वो हो सकेगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो बड़ा अनअट्रैक्टिव है और इसमें हमें ग्लोबल मार्केट प्लेस के साथ अपने आप को अलाइन करना है। हमें स्कैन करना है कि दुनिया में मांग किस चीज की है, बोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। विच आर द वॉल्यूम सेक्टर्स एंड विच आर द ग्रोथ सेक्टर्स। आज एक वॉल्यूम सेक्टर हो सकता है 10 साल के बाद वो उसमें उतना साइज ना हो, वो डाइंग सेक्टर है, लेकिन आज वो बहुत बड़ा है। और कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो आज इतने नुमाया नहीं है, लेकिन अगले 10 सालों में वो बहुत बड़ी कैटेगरी बन जाएंगे। तो उस हवाले से इन दोनों शोबों में हमें अपने मुल्क की इंडाउमेंट्स और कैपेबिलिटी को मैच करके ओवर नेक्स्ट 10 ईयर्स एक नई कैपेबिलिटी डेवलप करनी है, ताकि आपको बताया कि वफाकी वजीर एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है, वो तमाम चीजें हमें देखती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की 2 तरह की मौची चैलेंजेस का सामना है। मईशत को अनारकी की कैफियत में जाने से बचाना है। दोस्त ममालिक की इमदाद कर्जों पर मुल्क नहीं चला सकते। पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत का जायजा लें तो दुनिया से कम है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको कश्मीर से। कश्मीर के करीब सिंध पंजाब के बॉर्डर कहरोड़ में आरपीओ बहावलपुर मुनीर जिया राव ने गुज़िश्ता रोज होने वाले ऑपरेशन का जायजा लिया। एसडीपीओ कश्मीर नौमान जफर, डीपीओ रहीम यार खान, अख्तर फारूक और एएसपी शाहजेब चाचर भी हमरा मौजूद थे। कश्मीर के करीब सिंध पंजाब के बॉर्डर कहरोड़ में आरपीओ बहावलपुर मुनीर जिया राव ने गुज़िश्ता रोज होने वाले ऑपरेशन का जायजा लिया। एसडीपीओ कश्मीर नौमान जफर, डीपीओ रहीम यार खान, अख्तर फारूक और एएसपी शाहजेब चाचर भी हमरा मौजूद थे। आरपीओ बहावलपुर ने अपने जवानों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। आरपीओ बहावलपुर ने कश्मीर पुलिस का शुक्रिया अदा किया, कहा कि वो हर मुश्किल में उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। ऑपरेशन के दौरान 3 एलियट फोर्स के एहलकार जख्मी हुए थे, जिनको तिब्बी इमदाद के बाद बहावलपुर मुंतकिल कर दिया गया है। आरपीओ का कहना था कि ऑपरेशन में हमारे जवानों ने सेल्ड्रा गैंग के एक डाकू को हलाक भी किया और डाकू जख्मी भी हुआ। डाकू के मुताबिक ठिकानों को मिसमार कर दिया गया है। आखिरी डाकू के खात्मे तक हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। सिंध पुलिस के साथ मिलकर डाकुओं का खात्मा करेंगे। और यहाँ आपको बताएं कि दादू में नाजायज तजावुजात की भरमार, जिसके बायस दादू में कारोबारी मराकज स्टेशन रोड न्यू चौक पर खड़े जिंची रिक्शे और रोहड़ी वाले भी डेरे जमा लिए गए हैं, जिसके बाद शहरियों के आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दादू से रिपोर्ट करें अकील लाखों। दादू में नाजायज तजावुजात की भरमार, जिसके बायस दादू के मेन कारोबारी मराकज स्टेशन रोड न्यू चौक पर खड़े चिंची रक्षा और रेड़े वालों ने डेरे जमा लिए हैं, जिससे शहरियों की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। लोग कई घंटों रोडों पर रश की वजह से फंस जाते हैं। दादू में नाजायज तजावुजात के बायस ट्रैफिक का मामला इंतहाई संगीन हो गया है, जबकि शहरियों का कहना था कि हम अपने प्यारों को इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल ले जाते हैं तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर से मुतालबा किया है कि बढ़ते हुए इंक्रोचमेंट को खत्म करके शहरियों को मजीद मुश्किलात से बचाया जाए। कैमरामैन टीम के हमरा अकील लाखों, मेट्रो 1 न्यूज दादू। चकवाल में कमरे में गैस हीटर के बायस दम घुटने से एक ही खानदान के 4 अफराद बेहोश हो गए, जिन्हें रेस्क्यू हुकाम ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बेहोश होने वालों में मां और 3 बच्चे भी शामिल हैं। चकवाल के महल्ला ढोक फिरोज में अहले खाना बंद कमरे में मुसलसल गैस हीटर जलाने से और कमरे में मौजूद तमाम खिड़कियां दरवाजे बंद होने की वजह से कमरे में मौजूद 4 अफराद दम घुटने से बेहोश हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक बेहोश अफराद में 15 साला ओन, 10 साला अरबाब, 8 साला खदीजा और 38 साला जौजा दुख्तर शब्बीर शामिल हैं, जिन्हें रेस्क्यूअर ने डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। डॉक्टर्स के मुताबिक सर्दी की शिद्दत के बायस रात भर हीटर लगाना खतरनाक साबित हो रहा है, जिसके नतीजे में इंसानी जानें जाया होती हैं। और यहाँ आपको बताएं कि थाना कला मंडी की हुदूद बाहर वाला अड्डा में पीएचए मुलाजमीन ने मिलकर शहरी की दुर्गत बना डाली है। पुलिस आई और शहरी को थाने ले गई। पुलिस ने थाना कला मंडी में ले जाकर शरीफ शहरी पर दबाव डाला गया और धमकियां दी गई, अगर दरख्वास्त दी तो आपको छोड़ेंगे नहीं। जब शहरी ना माना तो सरकारी मुलाजमीन ने भी पीटी भाइयों का साथ दिया। करीब शहरी का कहना है कि साहिवाल में कोई ऐसा इरादा नहीं है जो इनको पूछने वाला है। क्या ये मुलाजमीन थे या गुंडे थे, जिनके आगे पुलिस भी खामोश है। गरीब शहरी पर बेईमाना तशद्दुद के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। शहरी का कहना है कि मेरी आरपीओ साहिवाल, डीपीओ साहिवाल से गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। इन मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरी करके उनको सजा दी जाए ताकि कभी किसी और शहरी पर तशद्दुद ना किया जा सके। और यहाँ आपको बताएंगे मेलसी शहर से जिसके वस्त में बनाया गया वेस्ट कलेक्शन की बदबू ने शहरियों को चकरा के रख दिया है। जनाजा गाह भी साथ होने की वजह से अवाम शदीद परेशानी से दो चार है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मेलसी से हमारे नुमाइंदे मियां शफीक अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मेलसी में कदीमी कब्रिस्तान बाबा नथे शाह के करीब विहाड़ी रोड पर अरसा दराज से वेस्ट कलेक्शन पॉइंट मौजूद है। कब्रिस्तान की दीवार टूटने की वजह से म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से यहाँ पर शहर भर का कूड़ा करकट इकट्ठा किया जाता है। मैं इस वक्त वेस्ट कलेक्शन पॉइंट पर मौजूद हूँ और आपको बताता चलूँ कि इस वेस्ट कलेक्शन पॉइंट के एक तरफ कब्रिस्तान जबकि दूसरी तरफ मरकजी जनाजागाह मौजूद है। यहाँ पर कूड़ा करकट जमा होने की वजह से बदबू और ताफुन फैल रहा है। कूड़ा करकट के ढेर कब्रिस्तान की बेहुरमती का सबब बनने के साथ साथ यहाँ पर रहने वाली आबादी के लिए भी वबाई अमराज का सबब बन रहे हैं।
जब यहाँ पर मौजूद चंद शहरियों से हमारी बात हुई तो इनका कहना था कि म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से कब्रिस्तान में मैयतों को मदफन करने के लिए आने वाले वर्षा को भी शदीद अजियत से गुजरना पड़ता है। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी और डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी से मुतालबा किया है कि इस वेस्ट कलेक्शन पॉइंट को यहाँ से खत्म करके किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। जी आरिफ वाला से खबर देंगे, जहां पर थाना सदर पुलिस की SHO राय खजर हयात की सरबराही में कार्रवाई की गई। पुलिस ने डकैती की वारदात करने के लिए घात लगाए बैठे 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश मुतादिद वारदातों का एतराफ किया और मुलजिमान से मजीद अहम इंकशाफात मुतवक्की हैं। और यहाँ आपको बताएंगे, बिगड़े रईसों की गाड़ी को रास्ता ना देना गरीब मेहनत कश का जुर्म बन गया है। थाना कैंट सियालकोट के उबाश नौजवानों ने मामूली तल्ख कलामी पर एक आंख से महरूम नौजवान पर तशद्दुद करके उसे दूसरी आंख से भी महरूम कर दिया। थाना कैंट सियालकोट के रिहायशी 2 मासूम बच्चों के बाप 27 साला नौजवान नोमान को रास्ता देने में ताखीर पर बिगड़े रईसों ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिससे एक आंख से महरूम नोमान की दूसरी आंख भी जाया हो गई और नाक की हड्डी भी टूट गई। नौजवान की आंख 10 साल कबल एक एक्सीडेंट में पहले ही जाया हो चुकी थी, जो कि गुंडागर्द अनासर ने उसे तशद्दुद करके दूसरी आंख से भी महरूम कर दिया। पुलिस थाना कैंट ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, दीगर की तलाश जारी है। अहले खाना ने इंसाफ के लिए आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। और यहाँ आपको बताएं कि कराची में पहली हबीब मेट्रो सिरात इस्लामिक बैंकिंग समिट मुनाकिद हुई, जिसमें आलमी इस्लामी बैंकारी की सनत में उभरते हुए मौक़े और चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको बताएं कि कराची की मुकामी होटल में मुनाकिदा हबीब मेट्रो समिट में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और स्टेट बैंक के आला अहदेदारान, मुख्तलिफ बैंकों के CEOs, शरिया बोर्ड के अरकान, शरिया स्कॉलर्स और ताजरों समेत दीगर स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। ये समिट हबीब बैंक सिरात के शरिया बोर्ड के चेयरमैन तानसरी डॉक्टर दबाव बकर के दौरा पाकिस्तान के मौके पर मुनाकिद की गई। डॉक्टर दाऊद बकर मलेशिया की मारूफ शरिया स्कॉलर, अमानी ग्रुप के बानी चेयरमैन और मुख्तलिफ गैर मुल्की बैंकों के शरिया बोर्ड्स के रुकन हैं। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल ने कहा कि सबसे अहम चैलेंज इस्लामी मालियाती माहिरीन की मुनासिब फरामी है। हबीब मेट्रो के सदर और CEO मोहसिन अली नाथानी ने तकरीब से खिताब में कहा कि डॉक्टर दाऊद बकर की रहनुमाई और क़यादत हबीब मेट्रो के इस्लामिक बैंकिंग के शोबे को काबिल जिक्र तहरीक फराम करती है। शहनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए Metro One न्यूज़।